सोचो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा गेम मिल जाए जिस गेम को आप जितना ज्यादा खेलोगे आप उतना ही ज्यादा ताकतवर बनते जाओ। तो ऐसे ही कहानी हमारे एमटी की है। हमारे एमटी को अपने दादाजी की मोबाइल मिल जाती है, जिस मोबाइल में वो गेम खेलता है तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। तो बस यार, इंट्रो को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं मानो मैजिक प्लेन पर। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले एक डायमेंशनल स्टोन धरती से टकराया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में डायमेंशनल बीस्ट धरती पे दिखाई देने लगे, जैसे कि गॉड्स, फेरिस, गॉब्लिन, मॉन्स्टर और भी कई सारे जानवर। इन सभी डायमेंशनल बीस्ट को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि मॉर्टल, लेजेंड, एपिक और मिथिकल है। इन डायमेंशनल बीस्ट की ताकत हम इंसानों से सोच के परे है, इसलिए हम इंसानों को मॉर्टल क्लास के बॉटम में डाल दिया गया था। पर हम इंसान अपने नॉलेज की ताकत पर और हमारे पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करके हायर लाइफ फॉर्म में बदल सकते हैं। पर यहाँ पे हमारे पैरामोडिकल एनर्जी को कल्टीवेट करने के अलावा एक और रास्ता है, जिसकी वजह से हम इंसानों की एवोल्यूशन स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ सकती है। और वो तरीका है इन डायमेंशनल बीस्ट का शिकार करना और उनके अंदर से उनके चीजों को चुराना, जिसके अंदर कई सारे डायमेंशनल क्रिस्टल हो सकते हैं, जिनको अपने एनर्जी में अब्सॉर्ब करके हमारी इवोल्यूशन स्पीड बहुत तेजी से बढ़ सकती है। पर यहाँ पर किसी भी डायमेंशनल बीस्ट को ढूंढना, उसका शिकार करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। अगर एक इंसान गलती से भी इसके अंदर चला गया तो वो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और फिर हमें एक क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर जाओ बेन को बुला रहे होते हैं। पर जाओ बेन वहाँ पे तो बुक को लगाकर बड़े आराम से सो रहा होता है और सारी की सारी क्लास उसको सोता हुआ इस तरह से देख रही होती है। टीचर क्यों भाई जाओ बेन को इस तरह से सोते हुए देखकर हताश होते हुए अपने मन में सोचते हैं, हमारे पुराने प्रिंसिपल जाओ बेन की बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते थे, क्योंकि ये पहले बहुत ही बड़ा जीनियस हुआ करता था और बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल टीचर क्यों भाई के साथ एक गार्डन में घूम रहे होते हैं और वो क्यों भाई को बताते हैं दुनिया में केवल 2 प्रकार के जीनियस हुआ करते हैं, और एक टायर वो है जिसके अंदर जाओ बेन आता है और दूसरे टायर वो है जिसमें बाकी लोग आते हैं। इसके बाद हमें स्कूल के छुट्टी की बेल सुनाई देती है, जहाँ पर जाओ बेन की नींद खुल जाती है और वो क्लास से भागते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और टीचर क्यों भाई उसको देखते हुए कहते हैं मुझे लगता है प्रिंसिपल ने इसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही जीनियस समझ लिया था। फिर हमें जाओ बेन दिखाया जाता है जो कि तेजी से कॉरिडोर के उधर भाग रहा होता है और फिर वहाँ से बाहर आ जाता है और भागकर सीधे टेनिस ग्राउंड में आकर बैठ जाता है। और जाओ बेन अपना मोबाइल निकालते हुए हम सबको बताता है जब से मुझे ये फोन मिला है उसके बाद से मेरी पूरी दुनिया एकदम से बदल चुकी है। असल में इस फोन के अंदर एक गेम है जिसकी वजह से मैंने कल्टीवेशन क्लास को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। जिसके बाद जाओ बेन अपने खून को मोबाइल के ऊपर डालते हुए मोबाइल को चालू करता है, जिसके अंदर हमें एक गेम दिखाया जाता है और उसको चालू करने के लिए जाओ बेन आसपास देखता है और फिर और एक और खून का ड्रॉप डालता है और जिसके अंदर अपने गेम के कैरेक्टर को क्रिएट कर सके। और फिर गेम स्टार्ट होता है और हमें एक नेटवर्क वॉइस बताती है गेम के अंदर उसका अवतार जो भी कल्टीवेशन अचीव करेगा और उसकी वजह से जाओ बेन की भी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी। और फिर हम देखते हैं जाओ बेन की खून के ड्रॉप की वजह से जाओ बेन का कैरेक्टर पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जाओ बेन अपने गेम को खेलते हुए अपने अवतार को डंजन के अंदर भेजता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस गेम के अंदर मेरा अवतार कोई भी एबिलिटीज को गेन करेगा तो उसके साथ रियल लाइफ में मेरी भी एबिलिटीज अपग्रेड हो जाएगी। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और कन्वीनियंट है। इसकी वजह से मेरी लाइफ को डेंजर में डालने और कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं आराम से टेंशन फ्री होकर यहाँ पे बैठ के अपने गेम को अपग्रेड करते ही जाऊंगा और टेंशन फ्री होकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ाते जाऊंगा। और फिर हमें दिखा है गेम के अंदर जाओ बेन का अवतार एक चींटी से मिलता है जो कि मॉडल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी एंड थी और जाओ बेन उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और रेगुलर कई सारे अटैक करने के बाद जाओ बेन का अवतार उस चींटी को मार देता है। जिसके बाद वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें क्यूबाई को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से निकलते अपने मन में सोच रहे होते हैं ये भले ही हम लोगों के लिए एक आम सी बात थी, पर अपने आंखों के सामने एक ऐसे रेयर जीनियस को देखना जिसने अपने 16 साल की उम्र में ही अपने पैरामोडियल एनर्जी को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। पर जैसा कि हम लोगों को डर था कि इस दुनिया में जाओ बेन की तरह कई सारे लोग होना मुश्किल है जो केवल अपने स्टैटिक मेडिटेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन को पूरी कर सकते हैं और साथ ही बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी पैरामोडिकल एनर्जी को खुद से ही पॉलिश कर सकते हैं। जिसकी वजह से स्कूल के पूरे स्टूडेंट और टीचर का ध्यान जाओ बेन के ऊपर जाना ही था और हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि डेफिनेटली जाओ बेन के पीछे कोई ना कोई तो जरूर आएगा। पर जाओ बेन के टैलेंट और कैपेबिलिटीज को देखकर ऐसा नहीं लगता है प्रैक्टिस टेस्ट में नंबर 1 आने से कोई दिक्कत होगी। पर अनएक्सपेक्टेडली जिसके बाद हमें एक मेबन भी गुस्से में आ जाता है और अटैक करते हुए कहता है आज मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा क्या होता है। आज इन जाओ बेन
जॉबेन को उसके ऊपर अटैक करता हुआ देखती है, पर वो जरा सा भी नहीं घबराती। पर जैसे जॉबेन आजिन के जैसे करीब आ जाता है, आजिन अपने एक ही किक से जॉबेन को नॉकआउट कर देती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, क्या इस लड़की ने जॉबेन को एक ही किक में नॉकआउट कर दिया है? सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आखिर इस लड़की का नाम क्या है? जिसके बाद सीन फिर से हमारे टीचर यानी कि क्यूबाई के ऊपर आ जाता है और वो आगे बताते हैं, आजिन ये डेफिनेटली जब से जॉबेन आजिन के एक ही मूव से हार गया है, उसके बाद से जॉबेन की पूरी मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वो केवल सोता है और गेम खेलता है, और अगर वो कहीं सो नहीं रहा होगा तो जरूर गेम ही खेल रहा होगा, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। और फिर हमें जॉबेन को दिखाया जाता है जो अभी भी वो अपना गेम खेल रहा होता है, और वो गेम खेलते हुए कहता है, सच में यार आज तो मुझे मजा आ गया, मेरे हाथों जैकपॉट लग गया है। क्योंकि जॉबेन को उस चींटी के मारने के बाद उसे एक एक्सप्लोजन क्रिस्टल मिला होता है, और जैसे ही जॉबेन का तार उस क्रिस्टल को उठाता है तभी रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाती है। इसके बाद हमें नरेटर मोबाइल के गेम के बारे में बताता है कि ब्लड से बने हुए कैरेक्टर को क्रिएट होने के बाद जैसे ही कैरेक्टर किसी भी तरह की पैरामेडिकल एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी गेम से निकल कर प्लेयर की हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेयर खुद की भी एबिलिटीज को भी बढ़ा सकता है और अपग्रेड कर सकता है। और यही नहीं, इस मोबाइल के अंदर गेम खेलने की वजह से प्लेयर वो भी चीजें देख सकता है जो वो रियल दुनिया में सीधे तरीके से नहीं देख सकता। फिर हमें जॉबेन का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर उसके स्टेट्स काफी ज्यादा कम होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेंथ गेम को खेलने की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जॉबेन गेम को खेलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर केवल अपने स्टैटिक मेडिटेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन करता तो मुझे डर है कि यहाँ पे हजारों साल के बाद भी मैं इतने ज्यादा स्पीड में अपनी कल्टीवेशन को प्रोग्रेस नहीं कर पाता। पर इस गेम के क्रिस्टल के पॉपअप हो जाने की वजह से मुझे एक रिग्रेट होता है कि मैं इसको रियल लाइफ के अंदर बाहर नहीं निकाल पाता। वरना सोचो, अगर मैं इस गेम के अंदर से इन लो लेवल क्रिस्टल को बाहर भी निकाल पाता तो शायद मैं इनको बेच सकता था, जिसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा होता मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल भी जी सका हूँ। और फिर हमें फिर से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर के सामने म्यूटेंट एंट आ जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। वो तेजी से आते ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, पर जॉबेन का अवतार उसके अटैक से पहले ही जंप कर साइड में कूद जाता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जॉबेन अपने सामने रेड म्यूटेंट एंट को देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, एक रेड म्यूटेंट एंट एक नॉर्मल एंट से बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल होती है, पर जितना समय मेरे पास है उतना समय में हरा तो सकता हूँ। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, क्योंकि उसके साथ और भी सारे नॉर्मल एंट हैं, इसलिए मैं एक साथ इन सबसे नहीं लड़ सकता। पर तभी जॉबेन वहाँ से आने की किसी की पैरों की आवाज सुनता है जो उसी की तरफ आ रहे थे। जॉबेन वहाँ पर उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। वो अपने मन ही मन सोचता है, इस लड़की का नाम तो ज़ाओ रियोक्सी है, पर क्या ये मुझे देख रही है? डैम इट, मेरा टाइम खराब हो गया। और उसके बाद वो अपने गेम में फोकस करने लग जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, अगर यहाँ पर फैन रियोक्सी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो शायद यहाँ पर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पर मैं इस बैटल के दौरान इस गेम को एग्जिट भी नहीं कर सका, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। इसलिए जॉबेन सब कुछ छोड़कर अपने गेम को खेलने लग जाता है। लेकिन तभी फैन रियोक्सी जॉबेन की तरफ देखती है और कहती है, आखिरकार जॉबेन, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जॉबेन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? और साथ ही अपने मन सोचता है, ठीक है, ये अगर मुझे देख भी रही है तो इसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई गेम एडिक्टेड हूँ। फैन रियोक्सी जॉबेन से बोलती है कि मैं तुमसे एक उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे, जिसकी वजह से हम ग्रेजुएशन एग्जाम के लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम के टेस्ट को दे सके। जॉबेन उससे पूछता है, क्या सच में तुम अपनी टीम में मुझे इन्वाइट कर रही हो? पर आखिर क्यों मेरे साथ तो टीम अप करना चाहती हो? मैं तो पूरी तरह से कचड़ा हूँ। फैन रियोक्सी जॉबेन से बोलती है, असल में हम लोग अपने कॉम्बैट टेस्ट में बेस्ट देकर बेस्ट स्कोर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग टीममेट की जरूरत है, और यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर जॉबेन अपने गेम को ध्यान देते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो मैं एक महीने पहले था? जिसकी बात सुनकर रियोक्सी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है और जॉबेन से बोलती है कि मेरा ओपिनियन है कि तुम अभी भी वही हो, अभी भी तुम वही इंसान हो जिसे मैं पूरे स्कूल में अपना राइवल समझती हूँ। तो जॉबेन रियोक्सी से पूछा है कि आज इन आखिर कौन से पोजीशन पर है? तो फिर रियोक्सी जॉबेन से बोलती है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? वो कब के हमारे स्कूल से ट्रांसफर होकर जा चुकी है। ये सुनकर जॉबेन भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और हैरान होते हुए बोलता है, क्या मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, पर मुझे इतना पता था कि आज इन मॉडल क्लास को सरपास कर चुकी है। ये सुनकर रियोक्सी बोलती है, उसका आना, इस तरह से चले जाना, ये बहुत ही ज्यादा अजीब सा था। ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल स्पेशली वहाँ पे तुम्हें हराने के लिए आई थी, और मुझे ये भी लगा था कि शायद से तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो और तुम दोनों के बीच में दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो सेटल करने के लिए स्कूल में आई थी। पर जॉबेन आजिन के बारे में सोचते हुए कहता है, वो लड़की काफी ज्यादा अजीब सी थी। पर इसके बाद वो अपना गेम खेलते हुए रियोक्सी से कहता है, नहीं, मैं उसको कभी भी नहीं जानता था। हम लोगों की लाइफ फाइट से पहले मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था, तो आखिर हम लोगों की दुश्मनी इससे
पहले कैसे हो सकती है, तो मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। तो रियोक्सी उससे कहती है ये सब छोड़ो, आखिर टीम के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या आंसर है। ज़ोबेन उसे कहता है अगर तुम्हें इन सब से कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रियोक्सी वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है, हम लोगों के बीच में अब डील हो चुकी है और हम लोगों के अलावा 2 और टीममेट्स को ढूंढ लिया है। यहाँ पर 4 लोगों के साथ एक साथ टेस्ट देना होगा, इसलिए हम चारों को एक साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के बारे में और भी अच्छी तरह से जान सकें और हमारे टीम वर्क को एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकें, जिससे रियल कॉम्बैट में हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और ये बोलकर रियोक्सी वहाँ से जाने लगती है। गेम के अंदर ज़ोबेन उस म्यूटेंट एंट को हरा देता है और उस म्यूटेंट एंट के मरने के बाद उसका क्रिस्टल नीचे गिर जाता है, जिसको उसका अवतार जल्दी से उठाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही ज़ोबेन का अवतार उस क्रिस्टल को उठाता है तभी वहाँ पर और भी कई सारे एंट आने लग जाते हैं, जो कि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको हरा देती है, जिसकी वजह से ये गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। ज़ोबेन गेम के खत्म हो जाने के बाद वो उठा है और कहता है यहाँ पर छोड़ो, मैं घर जाकर स्टेटस देखूंगा कि मेरा क्या हुआ। पर ज़ोबेन जैसे ही खड़ा होने लगता है उसके मोबाइल के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और वो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इसीलिए ज़ोबेन उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और साथ ही अपने मन में सोचता है ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा सच में पावरफुल है, जिसकी वजह से ज़ोबेन को लगता है कि उस क्रिस्टल के अंदर जरूर से एक लेजेंडरी स्किल होगी, पर वो इस चीज से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है आखिर सैंड के अंदर वो स्किल कैसे हो सकता है। इसलिए ज़ोबेन जल्दी से अपने खून को मोबाइल के ऊपर डालकर अपना स्टेटस चेक करने लगता है और जैसे ही अपने स्टेटस को देखता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और साथ ही उसके साथ एक वीटा स्किल भी आ चुका था। और जैसे ही अपने विटेलिटी स्किल को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो कि एक 7 रैंक की डिवाइन मैटिफिस थी। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर रियोक्सी अपने दोनों टीममेट से ज़ोबेन को मिलाते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों से कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ, ज़ोबेन ही हम लोगों का कोर टीममेट होगा। यहाँ पर इस लड़के का नाम लीजी और दूसरे लड़के का नाम जियोन डोंग है और इन दोनों को हम लीजी और डोंग बुलाएंगे। लीजी ज़ोबेन को देखते हुए कहता है हमें पता है कि ज़ोबेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर उसने 1 महीने से भी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तो इसलिए मुझे डर है कि उसको वही कंडीशन में वापस पहुंचने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा और हमारा गोल रियल एग्जाम में कॉम्बैट के फर्स्ट प्लेस में आना है, तो इसलिए मुझे डर है कि ज़ोबेन हमारे लिए बेस्ट पर्सन नहीं है। जिसके बाद डोंग रियोक्सी से बोलता है उसके बारे में क्या ख्याल है, वो और मैं काफी लंबे समय से दोस्त हैं। और वहीं पे खड़ा ज़ोबेन उसकी बात सुनकर अपने मन ही मन सोचता है कि कॉलेज एंट्री एग्जाम के रियल कॉम्बैट टेस्ट सच में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। अगर एग्जाम खराब होता है तो वो हमारे पूरी लाइफ पर इफेक्ट करता है, इसी टेस्ट के ऊपर हमारी पूरी लाइफ निर्भर करती है, जिसकी वजह से स्कूल में हमारी पोजीशन बढ़ती है और हमें जॉब मिलती है और यहाँ तक हम अपर क्लास में जाने के भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीममेट को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीममेट की होने की वजह से तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी भी सिक्योर हो जाती है, इसलिए इन लोगों का रिएक्ट करना ऐसा तो नॉर्मल है। रियोक्सी उन लोगों की बात सुनकर कहती है ज़ोबी एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है पर मुझे लगता है कि ज़ोबेन एक बेस्ट पर्सन है। और ये बात सुनकर डोंग रियोक्सी से बोलता है चलो तो ऐसी बात है, हम एक शर्त लगाते हैं ज़ोबेन, मैं तुम्हारा यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम बुरा मानने वाले हो और वैसे भी हम सभी जानना चाहते हैं कि ज़ोबेन हमारी टीम के अंदर सुटेबल है कि नहीं, तो अब तुम्हारा टीम में आना इस रिजल्ट पर ही निर्भर करता है। तो फिर रियोक्सी उससे पूछती है आखिर तुम इसकी स्ट्रेंथ को किस तरह चेक करना चाहते हो, तो फिर डोंग बड़ी अच्छे से कहता है ये तो बड़ी ही सिंपल बात है, यहाँ हम तीनों में सबसे ज्यादा वीकेस्ट तो मैं ही हूँ, अगर ज़ोबेन यहाँ पे मुझे हरा देगा तो हमारी टीम के अंदर एंट्री भी कर सकता है और मैं उसे इस तरह से कभी बुली भी नहीं करूंगा। तो बताओ आखिर तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। ज़ोबेन डोंग की बात सुनकर रियोक्सी से बोलता है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है पर फाइट करने से यहाँ पे एक रिस्क है, अगर हम लोगों में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो तुम्हें नहीं ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक टीममेट का इंजर्ड होना तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसकी बात सुनकर डोंग कहता है तो स्कूल के अंदर एक स्ट्रेंथ टेस्टर है जो नंबर बताएगा जो कि काफी ज्यादा बोरिंग है, तो क्यों ना हम लोग इससे फाइट करें कि देखते हैं आखिर कौन यहाँ पे लूजर है और कौन विनर, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। डोंग की बात सुनकर रियोक्सी अपने मन में सोचती है डोंग यहाँ पर थंडर बोल्ट की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है, की वजह से उसके पास जो वेटिलिटी स्किल है वो हर चीज को तबाह करने की एबिलिटी अपने पास रखती है और उसके पावर के साथ उसके पास एक थंडर बोल्ट वेटिलिटी स्किल है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल और यूजफुल हो सकता है। पर यहाँ पर देखा जाए तो ज़ोबेन की कल्टीवेशन सफरिंग में चल रही है और ज़ोबेन ने कभी भी वेटिलिटी क्रिस्टल के साथ कोई भी कल्टीवेशन नहीं की है और ज़ोबेन के घर में भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है, तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके पास कोई भी वेटिलिटी स्किल हो सकती है। लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर ज़ोबेन इस चीज पर रिस्पॉन्स कैसे करता है। पर ज़ोबेन जियोन डोंग की बात सुनते हुए कहता है उस स्कूल के अंदर एक स्ट्रेंथ टेस्टर है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो उसको इस्तेमाल करते हैं। जियोन बाओ से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम डर गए। ज़ोबेन सिर खुजलाते हुए अपने मन में सोचता है मैं तो बस इसलिए डर रहा हूँ कि अपने एक से तुम्हें जान से
मार ना डालूं। जिसके बाद हमें स्कूल के लैब के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें स्टैंड टेस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और ज़ाओ बाई और डोंग दोनों ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर डोंग ज़ियाओ बाई से कहता है, चलो बताओ सबसे पहले तुम जाना चाहते हो कि मैं आगे जाऊँ? फिर ज़ाओ बैन उससे बोलता है, जैसा तुम चाहो। फिर जियांग बाओ उसकी बात सुनते हुए कहता है, ठीक है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद जियांग डाओ आगे जाकर उस मशीन पे पंच करता है, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर पावर लेवल 7 आ जाता है। इसका मतलब जियांग डाओ की करंट पावर लेवल 7 पर है। ये देखकर ज़ाओ बैन अपने मन में सोचता है, स्टैंड टेस्टर और मोबाइल के अंदर गेम खेलने का स्टार में थोड़ा सही फर्क है, पर ये इतना ज्यादा भी कोई खास नहीं है। और साथ ही ज़ाओ बैन अपने मन में सोचता है, मेरे इस मिस्टीरियस मोबाइल मिलने से पहले मेरी स्ट्रेंथ केवल 7 पे ही थी। जिसके बाद डोंग ज़ाओ बाई को आगे बढ़ाते हुए कहता है, प्लीज अब आगे आ जाओ। जिसके बाद हमें उस रूम के अंदर लाइट आते हुए दिखती है और स्कूल के अंदर हमें टीचर क्यू बाई को भी दिखाया जाता है, जो उस लाइट को आते हुए देखते हुए कहते हैं और बोलते हैं, आखिरी दिन के इस समय इस टेस्टर रूम के अंदर कौन हो सकता है। इसलिए टीचर क्यू बाई हल्का सा गेट खोल कर चेक करते हैं आखिर अंदर कौन है, और वहीं से छुपकर अंदर देखने लग जाते हैं और उन लोगों को देखकर मन ही मन सोचते हैं, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। टीचर क्यू बाई उन लोगों को स्टैंड टेस्टर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचते हैं, मैं इस तरीके से जाकर उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। रुको, आखिर वहाँ पर कौन पंच करने वाला है? ये तो ज़ाओ बैन है। फिर जैसे ही ज़ाओ बैन स्टैंड टेस्टर के ऊपर पंच करता है, फिर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि ज़ाओ बैन की पंच की पावर लेवल 10 थी। टीचर क्यू बाई भी पावर लेवल को देखकर हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हुए कहते हैं, ये तो 10 है, पर आखिर कैसे? इसका मतलब ज़ाओ बैन ने अपनी प्रैक्टिस को बीच में नहीं छोड़ा था, यानी असल में वो क्लास के अंदर इसलिए सो जाया करता था क्योंकि वो अकेले में ही हार्ड ट्रेनिंग करता था। यानी कि जैसा फॉर्मल प्रिंसिपल ने सोचा था वैसा ही है, एक मोटर क्लास जिसकी स्ट्रेंथ 10 है। मुझे तो डर है कि पूरे स्कूल के अंदर ज़ाओ बैन के जैसा मैच कोई नहीं कर पाएगा। रियोक्सी भी ज़ाओ बैन के पंच करने की वजह से बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है, ये तो 1 हिट पंच था। ज़ाओ बैन ने सच में 1 इंच पंच का इस्तेमाल किया था, पर इसे अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करे तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ पर ज़ाओ बैन ने बिना किसी वेटेलिटी स्किल का इस्तेमाल किए बगैर 10 स्कोर कर सकता है। ये तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। पर जियांग डाओ को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं पे चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है तुम पास हुए, पर ऐसा मत सोच लेना कि तुम फाइट में मुझसे जीत सकते हो, यहाँ पर तुम गलत हो। जिसके बाद ज़ाओ बैन को धक्का देते हुए कहता है, तुम यहाँ पर साइड हो जाओ, अब मैं अपने वेटेलिटी स्किल को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फिर उसके पीछे लीजी जियांग डाओ को देखते हुए कहता है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा जिद्दी है। जिसके बाद हमें जियांग डाओ को दिखाया जाता है, जो अपनी वेटेलिटी स्किल को इस्तेमाल करने के लिए अपने फिस्ट के अंदर थंडर बोल्ट को कलेक्ट करता है। जिसके बाद वो अपने वेटेलिटी स्किल थंडर बोल्ट को तो वो स्टैंड टेस्टर के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से जियांग डाओ का लेवल 11 हो जाता है। और ये देखकर ज़ाओ बैन से पूछता है, बताओ ये कैसा रहा? ज़ाओ बैन उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, वेरी गुड, सचमुच ये तो काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद ज़ाओ बैन स्टैंड टेस्टर को देखने लगता है और अपने मन ही मन सोचता है। फिर जियांग डाओ उससे पूछता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम ये नहीं कहना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे हारने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। पर ज़ाओ बैन जियांग डाओ से बोलता है, अगर मैंने इस मशीन को तोड़ दिया तो मुझे स्कूल में पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना? और ये बात सुनकर जियांग डाओ अपनी छाती ठोकते हुए कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर सचमुच तुम यहाँ इस मशीन को तोड़ देते हो मैं इसका पैसा दे दूंगा, तुम्हें 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात सुनकर ज़ाओ बैन अपना हाथ चढ़ाते हुए कहता है, ठीक है तो तैयार हो जाओ। उसी के पीछे टीचर क्यू बाई ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ज़ाओ बैन के अंदर से एनर्जी रिलीज होना चालू हो चुकी थी। जियांग डाओ ज़ाओ बैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ज़ाओ बैन को अपने ऊपर हद से कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये मशीन स्टैंड को चेक करने के लिए ही बनाई गई है, और भले ये पुराने वर्जन की स्टैंड टेस्टर मशीन है, पर फिर भी इसकी लास्ट लिमिट 20 तक है। यहाँ पर केवल कुछ ही हाई स्टूडेंट है जो इसकी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सके हैं, और वो चाहकर भी इसे नहीं तोड़ सके। और यहाँ पर ज़ाओ बैन अपने वेटेलिटी स्किल डिवाइन फिस्ट को इस्तेमाल करने वाला है, जिसकी वजह से उसके फिस्ट के अंदर कई सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर रियोक्सी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में ज़ाओ बैन के पास एक वेटेलिटी स्किल है? जिसके बाद ज़ाओ बैन अपने पंच को इस्तेमाल करते हुए उस स्टैंड टेस्ट के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से पूरी मशीन के अंदर चिंगारी निकलते हुए दिखाई देती है और वो पूरी की पूरी मशीन दग जाती है, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखकर टीचर क्यू बाई और वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ाओ बैन एक स्टाइल में वहाँ पर पोज देते हुए खड़ा होता है। टीचर क्यू बाई ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ मनी मन बोलते हैं, इस स्टैंड टेस्टर की लिमिट बस 20 थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 20 स्टैंड वाला इंसान इस डब्बे को आसानी से तोड़ सके। इसे तोड़ने के लिए तुम्हारे पास लगभग रैंक 8 या 9 की वेटेलिटी स्किल होनी चाहिए, जिसके साथ ही कोई स्टैंड टेस्टर मशीन को तोड़ सकता है। तभी टीचर क्यू बाई को पुराने प्रिंसिपल की वो बात याद आती है और उन्होंने ये कहा था, इस दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के जीनियस हुआ करते हैं, एक वो जिसमें ज़ाओ बैन आता है और दूसरे जिसमें जीनियस आते हैं। ज़ाओ बैन मशीन को तोड़ने के बाद जियांग डाओ के पास आते हुए कहता है, तुमने पहले ही कहा था अगर मैं इस मशीन को तोड़ दूंगा तुम इसका पैसा पे करोगे? तो जियांग डाओ उसका मस्का लगाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मेरे भाई, इसके लिए मैं सारे का सारा पैसा पे करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम लोग बहुत लंबे समय से एक क्लासमेट हैं और हम लोग तो एक टीममेट हैं, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और रियोक्सी भी ज़ाओ बैन को देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग
बैंक है। फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें जॉबिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से बात करते हुए कहता है कि कॉलेज एग्जाम एंट्रेंस रियल कॉम्बैट टेस्ट इस हफ्ते के बाद शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं चाह के भी आपके साथ नहीं जा सका। उसके बाद जॉबिन अपने फादर से पूछता है कि हमारे घर के स्टोरेज के अंदर एक मेटल कुकीज का बॉक्स रखा हुआ था, क्या आप उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? तो उसके फादर उसकी जवाब सुन के हुए कहते हैं क्या एक कुकीज बॉक्स? फिर वो अपने फादर को कुकीज बॉक्स की डिटेल देते हुए कहता है वो एक स्क्वायर मेटल बॉक्स है जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर का होगा और उसके ऊपर एक कार्टून बियर भी बना हुआ है। जॉबिन के फादर बॉक्स की डिटेल सुनते हुए कहते हैं हाँ मुझे उसके बारे में पता है, उस बॉक्स के ऊपर लिटिल बियर का कार्टून बना हुआ है। असल में जब मैं छोटा था मैं वो कुकीज काफी ज्यादा खाया करता था, पर आज के समय में उस ब्रेड की कुकीज मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे उस बॉक्स के बारे में याद नहीं रहा। और उस छोटे से कुकीज बॉक्स के अंदर एक फोन रखा था, पर आखिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जॉबिन अपने फादर से पूछा है हाँ मैं उस फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो फोन आपने उसके अंदर रखा था? जॉबिन की बात सुनकर उसके फादर कहते हैं क्या तुम उसी फोन के बारे में बात कर रहे हो जिसका फोन वाइल्ड मेटल केस की तरह है, साथ ही उसकी स्किन पूरी तरह से ब्लैक है और उसके ऊपर कोई भी ऑन ऑफ बटन नहीं है? जॉबिन उनकी बात सुनकर बोलता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्या वो फोन आपका है? जॉबिन के फादर कहते हैं नहीं वो मेरा नहीं है, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर का है, अगर तुम उसके बारे में कोई बात नहीं करते तो मैं कब का उसे भूल चुका था। जॉबिन अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुनते हुए कहता है क्या वो ग्रैंडफादर का ट्रेजर था, आखिर वो उन्हें कहाँ से मिला था? तो जॉबिन के फादर उसे उसके ग्रैंडफा के बारे में बताते हुए कहते हैं असल में तुम्हारे ग्रैंडफा एक कारपेंटर थे और वो लकड़ियों का बहुत सारा काम करते थे, वो लकड़ियों की चीजें बनाकर उन्हें मॉडिफाई करके उन्हें बेच देते थे, पर तुम्हारे ग्रैंडफा को गोल्डी सिटी के इंस्टीट्यूट में काम मिला था जहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफा इंस्टीट्यूट सिटी में 1 साल से भी ज्यादा काम कर रहे थे, पर अचानक से उस इंस्टीट्यूट सिटी के अंदर एक सूखा सा कुआं मिलता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी और तुम्हारे ग्रैंडफा के साथ सभी काम करने वाले वर्कर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आधी रात के समय काम कर रहे थे और उस कुएं के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी देखकर उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर जैसे ही उस कुएं के अंदर से उन लोग एक चीज को निकालते हैं उन्हें एक वुडन का बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर से लाइट आ रही थी, पर जैसे ही तुम्हारे ग्रैंडफा उस वुडन बॉक्स को खोलते हैं उसके अंदर ये मोबाइल पड़ा था, जिसकी वजह से उन लोगों को ये लग रहा था कि इस मोबाइल के चालू होने की वजह से मोबाइल की लाइट इस कुएं से बाहर आ रही थी, पर शायद उसकी बैटरी के खत्म हो जाने की वजह से अब वो बंद हो चुका है और उसके अंदर कोई भी ऑन ऑफ करने की बटन नहीं थी और ना ही उसके अंदर कोई चार्जिंग पोर्ट था, जो देखकर तुम्हारे ग्रैंडफा और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो गए थे और उन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि किसी ने उन लोगों के ऊपर प्रैंक करने के लिए एक खराब मोबाइल उस बॉक्स के अंदर डाला था और इसी की वजह से कोई भी उस मोबाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और आखिर में तुम्हारे ग्रैंडफा ने उस मोबाइल को घर के अंदर लाकर उस बॉक्स में डाल दिया था, पर वो फोन पूरी तरह से टूटा हुआ था जिसे किसी भी तरह से चालू नहीं किया जा सका था और मैं तो उस मोबाइल को शॉप पर रिपेयर करने के भी लेके गया था, तब मैं काफी ज्यादा यंग था और इसलिए मैंने सोचा था अगर मैं इसको ठीक करवा लूंगा तो उसे मैं बेच कर कुछ सिगरेट खरीद सका हूँ, पर मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने कहा था ये पूरी तरह से बेकार है, तो इसलिए मैंने उस कुकीज बॉक्स के अंदर उस मोबाइल को रखकर कहीं छुपा दिया था और मैंने सोचा था कि उस तरीके से बेचकर मैं उससे कुछ पैसे कमा सका हूँ। फिर मैंने उस कुकीज बॉक्स को उस स्टोरेज में रखकर कहीं भूल गया था, आखिर तुम मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिसके बाद जॉबिन अपने फादर से कहता है तो इसका मतलब वो फोन कभी भी चालू नहीं हुआ था और साथ ही जॉबिन अपने मन में सोचता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि इस मोबाइल के बदले आपको कोई भी उस समय सिगरेट नहीं मिली थी, वरना आज आप यहाँ पे बैठकर रो रहे होते हैं। जिसके बाद जॉबिन के फादर उससे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमने उस मोबाइल को चालू कर दिया है? पर काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, या वो छूट चुका था या उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर लो, और मैंने तुम्हें शादी के बारे में पहले ही बता दिया था इसलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ आना चाहते हो कि नहीं। जो बोलकर जॉबिन के फादर फोन रख देते हैं और जॉबिन अपने मनी मन सोचता है यानी कि ये मोबाइल एंसेट सिटी के एंसेट वेल के अंदर पड़ा हुआ था और मुझे सबसे पहले इस रियल कॉम्बैट टेस्ट को पूरा करना होगा, जिसके बाद मैं एंसेंट सिटी में जाकर उस लोकेशन के बारे में देखा हूँ आखिर वो वेल कहाँ पे था, शायद मुझे इसके बारे में कुछ और भी चीजें जानने को मिल सकती है। पर तभी जॉबिन को ये याद आता है कि मैं तो अपने फादर से ये पूछना भूल गया क्या आपने कभी किसी सिटी से बाहर जाकर किसी को ऑफेंड किया है। जिसके बाद जॉबिन अपने रूम में आकर अपना गेम खेलता है और फिर क्लासरूम में जाकर सो जाता है और फिर ट्रेनिंग करता है और गेम खेलता है और ऐसे ही करते हुए उससे कुछ दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद हमें स्कूल के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉरिडोर में कुछ लड़के भागते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वो लड़का एक लड़के से टकरा जाता है जिसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़का किसी तरह का प्रिंस हो। तो वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसके पीछे उसका दोस्त आते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़का दूसरे लड़के से कहता है मुझे माफ कर देना, और लेकिन उसका और काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो लड़का आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे वो लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिर उस प्रिंस से लड़के को निकल जाने के बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग डाओ जॉबिन से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे दोस्त ने मुझे टीम में इन्वाइट किया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सका। जो बोल के जियांग डाओ वहाँ से भाग जाता है। जॉबिन ये सुनकर अपने मन में सोचा है जियांग डाओ यहाँ से अपनी टीम से कोई कर रहा है तो शायद योक्सी के पास कोई बैकअप प्लान होगा, पर शायद इस समय किसी टीममेट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद जॉबिन ली के पास जाता है और उसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि जियांग डाओ टीम को करके जा चुका है। पर ली भी जॉबिन से बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ रियल कॉम्बैट टेस्ट
में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जॉबेन उसे पूछते हुए कहता है आखिर क्यों, क्यों कुछ हुआ है क्या? और फिर वो कहता है ये मत पूछो, बस मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जॉबेन रियोक्सी के पास जाता है, मगर रियोक्सी भी जॉबेन से कहने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, मगर जॉबेन उसे रोकते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो, पर ठीक है कोई बात नहीं। रियोक्सी ये बात जानकर काफी उदास होती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, पर जॉबेन कहता है यहाँ पर मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, शायद यहाँ पर ऐसा कोई है जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है, जिसकी वजह से तुम लोग भी यहाँ पर मुसीबत में पड़ गए हो। फिर जॉबेन रियोक्सी को समझाते हुए कहता है जल्दी जाओ और अपने लिए कोई दूसरा टीम में ढूंढ लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, जिसकी वजह से तुम एक अच्छा स्कोर बना सको, वरना तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगेगा। रियोक्सी वहाँ से जाते हुए जॉबेन से कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने किसको ऑफेंड किया है, पर सचमुच तुमने जिसको ऑफेंड किया है उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा खतरनाक है, तो प्लीज संभल कर रहना। और ये बोलकर रियोक्सी वहाँ से चली जाती है और जॉबेन भी वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है। और जॉबेन ये सोचते हुए क्लास के अंदर चली रहा होता है, तभी पीछे से टीचर क्यूबाई जॉबेन को आवाज देते हुए कहते हैं तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में आ जाओ, जिसे उससे सारी स्टोरी बताते हुए कहते हैं वॉरलॉर्ड गवर्नमेंट की एक हायर पोजीशन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग पावर रखती है, उसका रियल नाम टियान जाओ है, क्या सच में तुम उसे नहीं जानते? जॉबेन टीचर क्यूबाई से कहता है मैं उसे नहीं जानता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर टीचर क्यूबाई थोड़े कंफ्यूज होते हुए कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर वो स्कूल का इन्फेक्शन करते हुए अपने नाम का इस्तेमाल कर एक स्टूडेंट को क्रिटिसाइज क्यों करना चाहता है। जॉबेन टीचर क्यूबाई से पूछता है आखिर ये टियान जाओ असल में है कौन? तो टीचर क्यूबाई जॉबेन को बताते हैं कि अर्थ फेडरेशन 4 भागों में बटी हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और टियान जाओ जो कि वॉरलॉर्ड है वो काफी ज्यादा यंग है और वो एक ऊंची फैमिली से आया है, वो केवल अभी 20 साल का है और उसके बाद भी उसने आर्मी के अंदर एक हायर पोजीशन को अचीव कर लिया है। टियान जाओ एक हायर मिलिट्री का ऑफिसर है और साथ ही वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और ये सब सुनने के बाद जॉबेन कहता है टियान जाओ ने मेरे खिलाफ और भी कुछ किया है, और टीचर भी उसे बताते हैं ऐसा नहीं है, पर अगर उसने कहा कि तुम सही इंसान नहीं हो, पर जिसने भी वॉरलॉर्ड से कोई भी उधार लिया है या फिर फेवर लिया है वो लोग ये चीज को काफी ज्यादा सीरियस ले लेंगे। जॉबेन उनकी बात सुनते हुए चिल्लाते हुए कहता है अगर वो एक हाई रैंक ऑफिसर है, क्या उसे इतना भी नहीं पता कि उसके इस तरीके के शब्द एक हाई स्कूलर की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर सके हैं? और उसे पूछते हुए कहता है क्या ये वॉरलॉर्ड काजिन के साथ कोई रिलेशन है? और टीचर क्यूबाई उसकी बात सुनते हुए कहते हैं शायद हम लोग इसके बारे में बाद नहीं पता लगा लेंगे, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम जाकर सबसे पहले टीममेट को ढूंढो और कॉम्बैट टेस्ट के लिए रजिस्टर करो, जिसकी डेडलाइन केवल परसों तक ही है, इसलिए तुम और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते। और इसके बाद तुम्हारी टीममेट कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए। और जॉबेन उनकी बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और टीचर क्यूबाई उससे कहते हैं हमारे स्कूल में एक ली जुइया नाम का एक स्टूडेंट है, अगर वो तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है तो शायद कोई भी तुम्हारे लिए परेशानी नहीं खड़ी कर सकता पर यहाँ पर इस सब के बदले में तुम्हें पूरी ताकत लगाकर उसके लिए अच्छा स्कोर लाना होगा, जिससे वो इस रियल कॉम्बैट टेस्ट में नंबर 1 पर आ सके। तो जॉबेन टीचर से कहता है आपका ये मतलब है कि मुझे यहाँ पर ली जुइयान के बदले में लड़ना होगा। फिर टीचर क्यूबाई कहते हैं उससे भले ही तुम यहाँ पर अपने टीम के अंदर नंबर 1 तो नहीं आ सके, लेकिन यहाँ पर तुम्हें रियल कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करने से तो अच्छा ही होगा। टीचर क्यूबाई की बात सुनकर जॉबेन टीचर से कहता है तो ठीक है प्लीज मेरा ली जुइया से कांटेक्ट करने में मदद कीजिए। जिसके बाद जॉबेन स्कूल से बाहर आ जाता है और अपने फादर से कॉल कर उनसे पूछता है कि आप किसी टियान जाओ लड़के का नाम को जानते हैं? तो उसके फादर हाँ में जवाब देते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि टियान जाओ तुम्हारा बड़ा भाई है? ये सुनकर जॉबेन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और पूछा है क्या मेरा बड़ा भाई? तो जॉबेन के फादर से बताते हैं टियानजू और जाओलेन का उसका लड़का है, और अगर मैं यहाँ पर टियांगलेन से शादी करता हूँ तो ये तो सीधी सी बात है, ये तुम्हारा बड़ा स्टेप ब्रदर हुआ और साथ ही तुम्हारी एक यंगेस्ट सिस्टर भी है जिसका नाम आजिन है। और ये बात सुनकर जॉबेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपने फादर से बोलता है क्या, इसके बाद वो अपने फादर से पूछा है आप अपने टियानजाओ के साथ रिलेशनशिप कैसा है? तो जॉबेन के फादर उसे बताते हैं टियानजाओ और उनकी लड़की दोनों ही मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। और ये बात सुनकर जॉबेन अपने मन में सोचता है तो अगर ऐसा है तो साला लोग मेरी क्यों मार रहे हैं, या शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग दिल से ये मैरिज को अप्रूव नहीं करते हैं और उन लोगों को मेरे डैड या मुझसे दिक्कत हो। और इसके बाद जॉबेन अपने घर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है सबसे पहले आजिन मेरे स्कूल में आकर मुझे हरा दिया था, और जिसके बाद टियानजाओ के एक सेंटेंस की वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे नहीं पा रहा। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, अगर मैं एक एपिक स्टेट का एक्सपर्ट होता तो वो लोग ऐसा करने की मेरे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे। और जॉबेन अपने घर के अंदर पहुंचकर लेट कर अपने गेम को खेलने लग जाता है और मनी मन सोचता है यहाँ पर कुछ दिनों से रेगुलर म्यूटेंट एंड्स आ रही है, जिसको सबसे पहले मैंने काउंटर किया था, जिसके बाद किसी भी म्यूटेंट एंड्स ने कुछ भी नहीं गिराया है। फिर तभी जैसे एक म्यूटेंट एंड को हराता है उसे एक एग मिल जाता है, जिसे देखकर जॉबेन का अवतार उसे उठाने के लिए जाता है, जिसे देखकर जॉबेन खुश होते हुए बोलता है आखिरकार मुझे कोई सो मिला। जॉबेन उस एग को देखते हुए कहता है ये कंपेनियन बिश एग है, इसका मतलब मेरे पास एक कंपेनियन बिश एग होने का चांस है। यहाँ पर मोटर लेवल के बीच भी काफी ज्यादा रेयर होते हैं, नॉर्मल सभी लेजेंडरी रैंक के बीच होते हैं या किसी हाई क्लास के कंपेनियन बीच होते हैं। चलो देखते हैं आखिर मुझे इसमें क्या मिलता है। जो बोलकर जॉबेन का अवतार उस एग को उठाने लगा है, और जैसे उस जॉबेन का अवतार
उस साइको टेस्ट करता है उसके अंदर से एनर्जी निकल कर जॉबिन के अवतार के अंदर चली जाती है, जिससे जॉबिन का अवतार उस कंपेनियन बीस्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। और रियल वर्ल्ड में जॉबिन के कान में एक आवाज आती है कि तुम मुझे मरते दम तक फॉलो करोगे, और कहता है जल्दी से सब्सक्राइब करो। और उसके बाद जॉबिन के बॉडी के अंदर भी जोरदार दर्द चालू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉबिन भी दर्द के मारे चिल्लाना चालू कर देता है। और थोड़ी देर बाद वो उठा है और कहता है मेरा सिर बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तभी जॉबिन अपने हाथ पर एक बीच का मार्क देखता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है इसका मतलब मेरा कंपेनियन बीस्ट एग सक्सेसफुली हैच हो चुका है। जिसके बाद जॉबिन अपने कंपेनियन बीस्ट को देखा है जिसका क्लास एक म्यूटेंट एड था। जिसके बाद जॉबिन अपने रूम की सभी खिड़कियां लगाते हुए कहता है चलो उसे समन करते हुए देखते हैं कि आखिर ये कैसा दिखता है, और साथ ही अपने मन में सोचता है आखिर में इसे बाहर समन कैसे कर सकता हूँ। के बाद जॉबिन अपने मन को कंसंट्रेट करने लग जाता है और उसके बाद उसके हाथ में एक ग्लव आ जाता है, और उस ग्लव को देखते हुए जॉबिन कहता है इसका मतलब ये कंपेनियन बीस्ट का एक स्टेज है, मैं इस ग्लव का इस्तेमाल करते हुए म्यूटेंट एंड की पावर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद जॉबिन उस म्यूटेंट एंड को समन करता है और साथ ही वो कहता है मुझे नहीं लगा शायद इसे घर में इसी पावर को टेस्ट करना चाहिए, छोड़ो चलो देखते हैं आखिर ये कंपेनियन बीस्ट आखिर होता कैसा है। फिर इस समय जॉबिन का कंपेनियन बीस्ट को दिखाया जाता है और जैसे वो समन होता है उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, ये देखकर जॉबिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो गेम के अंदर काफी ज्यादा क्यूट दिख रहा था, लेकिन ये तो रियल लाइफ में काफी ज्यादा स्कैरी है। जिसके बाद जॉबिन उस कंपेनियन बीस्ट को देखते हुए कहता है चलो इसके ऊपर अब राइड करके देखते हैं। और बस दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। आगे का पार्ट चाहिए तो कम से कम कुछ नहीं करना है, आगे अपने आप पार्ट आते जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं साला ये टास्क दूंगा। गुड बाय।